नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। तो 4 बड़ी खबरें आपको बता दें जिसको एक एक करके विस्तार से हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज सबसे पहले बात होगी 4 बड़ी खबरों में प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन की। जी हां, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंची हुई हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है जहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ एक बार फिर से बैठक करेंगी। पार्टी पदाधिकारियों के अंदर रणनीतिक तौर पर जान फूंकने की कोशिश प्रियंका गांधी के द्वारा की जाएगी। इस खबर को विस्तार से हम आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि मायावती ने मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है और मऊ से उन्होंने दूसरे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन ओवैसी ने इसको एक मौके के तौर पर देखते हुए मुख्तार अंसारी को न्योता यह दिया है कि वो आए और संयुक्त भागीदारी मोर्चा में उनका स्वागत है। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे कि आजम खान को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी, जिसकी 70 एकड़ जो भूमि है उस पर अब कब्जे का नोटिस तहसीलदार की तरफ से चस्पा कर दिया गया है। याद हो कि कल भी तहसीलदार की टीम वहां पर पहुंची थी, लेकिन कुलपति ने उस पर साइन करने से इनकार किया था। ये स्टोरी क्या है ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और चौथी जो बड़ी खबर है वो है डेंगू के डंक की। जी हां, क्योंकि डेंगू और वायरल बुखार इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर कहर ढा रहा है और इस समय क्या ताजा स्थिति है उत्तर प्रदेश की, वहां पर क्या इस समय जो हालात हैं ग्राउंड के ऊपर, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये चारों ही बड़ी खबरें जो कि विस्तार से हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी पहुंची है उत्तर प्रदेश के दौरे पर, और ये महत्वपूर्ण खबर इसी से 4 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो पहली बड़ी जानकारी से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पहुंची हुई है। आज उनके यूपी दौरे का दूसरा दिन है, लेकिन दूसरे दिन में प्रियंका गांधी का आज का जो कार्यक्रम है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कल उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की थी और मिशन 2022 के लिए कांग्रेस अब पूरी तरह से कमर कस चुकी है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक प्रियंका गांधी की आज भी हुई है। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये बैठक की है। अब यूपी फतह की रणनीति प्रियंका गांधी के द्वारा बनाई जा रही है। हालांकि इसमें कांग्रेस को कितनी कामयाबी मिलती है ये देखना होगा, लेकिन यूपी में कांग्रेस अब एक प्रतिज्ञा यात्रा भी निकालने वाली है और ये उसी रणनीति के तहत है जिसका आगाज प्रियंका गांधी के द्वारा किया जाना है। इसमें हम वचन निभाएंगे नाम से कांग्रेस की ये प्रतिज्ञा यात्रा होगी। जी हाँ, हम वचन निभाएंगे इस नाम से ये कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालने वाली है और 12,000 किलोमीटर कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकलेगी। अब इसके जो रणनीतिक तौर पर तैयारियां हैं वो प्रियंका गांधी के द्वारा शुरू की जा चुकी हैं और इसी पर बातचीत करेंगे। रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। रजनीश, प्रियंका गांधी के दौरे का दूसरा दिन है, आज क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम विस्तार से बताएं। अब प्रियंका गांधी आज अपने पार्टी कार्यालय में जो चुनाव रणनीति की कमेटी होती है, जो यहाँ के और भी जो उनकी कमेटी बनाई है चुनाव के लिए, उनकी संयुक्त बैठक हुआ था जिसमें तय किया गया कि कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा के नाम से एक ऐसी यात्रा निकालेगी जिसका नाम दिया गया है कि प्रतिज्ञा हम पूरा करेंगे, संकल्प यात्रा, जो 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और जो दूसरा चीज है कि जो उसका खास स्लोगन जोड़ा गया है कि प्रतिज्ञा, जो मैंने संकल्प पत्र लेके, हालांकि हमेशा से कांग्रेस ने वर्तमान सरकार पे ये आरोप लगाती रही कि जो उनके संकल्प पत्र में घोषणा सरकार ने किया था वो सरकार पूरा नहीं कर पाई। तो उनका कहना है कि हम वादा निभाएंगे, यानी जो हम संकल्प पत्र लेके आएंगे, अगर हमारी सरकार बनती है तो वो उसको पूरा करेंगे। दूसरी बात है कि उसके बाद जो अभी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है वो चुनाव समिति के साथ बैठक होगी और जो स्क्रीनिंग कमेटी, एक पहली मर्तबा यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ है कि बिना स्क्रीनिंग कमेटी के राय लिए कुछ प्रत्याशियों को लगभग कह दिया गया है कि आप लोग अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़े, जिसमें तमाम ऐसे मजबूत प्रत्याशी जिनको माना जाता है कि उनका क्षेत्र में अपना एक वजूद है। तो ये भी एक अनोखा फैसला था। हालांकि इस फैसले पे कुछ लोगों ने सवाल जरूर खड़े किए थे, कांग्रेस के ही लोग दबे जुबान से, कि भाई पहले जो परंपरा कांग्रेस में रही है कि स्क्रीनिंग कमेटी ही तय करेगी कि कौन प्रत्याशी लेकिन रजनीश, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये पहले परंपरा रही है और खासतौर से कांग्रेस के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी इस चीज को तय करती रही। उत्तर प्रदेश के अंदर जब संगठन को खड़ा करने की कोशिश प्रियंका गांधी कर रही हैं, आज पहुंची हैं, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, तो क्या ये मुद्दा उठ सकता है या इसको हम मान के चलें कि इस पर कोई चर्चा नहीं होनी है, आगे आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के ही केवल चर्चा या उस पर ही रणनीति होनी है, या जो नाराजगी कांग्रेस के अंदर खाने से उठी थी, ये जो स्क्रीनिंग कमेटी के बिना प्रत्याशियों को बोल दिया गया कि आप जाइए अपने चुनाव क्षेत्रों के अंदर, क्या उसको लेकर के भी कुछ चर्चा संभव है रजनीश? देखिए, कांग्रेस कमेटी में ऐसी अभी हालात नहीं बना है कि कांग्रेस कमेटी के बैठक में जब राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी मौजूद हो तो कोई सवाल और जवाब खड़ा कर दे। बाद में यह परंपरा रही है कि लोग चिट्ठी लिखते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, लेकिन जो है, जो आपने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा कि नहीं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के अतीत को देखते हुए तो कोई आवाज उठाएगा। हाँ, हो सकता है कि बाद में, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि दबे जुबान में लोग कार्यकर्ता चर्चित
चर्चा करते हैं, वो आपसे हमसे चर्चा करते हैं, अफ्रीका की चर्चा करते हैं, लेकिन समय समय पर इनके जो नीति केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ लखनऊ में भी बैनर पोस्टिंग लोग लगाते रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि बाद में हो सकता है कि ये पार्टी का फैसला आया है, स्क्रीनिंग कमेटी जहां पे जो लोग दावेदार थे, अब उनको लग रहा है कि हमारा टिकट कट जाएगा। हो सकता है कि वो लोग पोस्टर बैनर के जरिए नाराजगी जाहिर करें, लेकिन वो मीटिंग में प्रियंका गांधी के मौजूदगी में, सोनिया गांधी के मौजूदगी में, राहुल गांधी की मौजूदगी में सवाल खड़ा करे, ये संभव नहीं दिख रहा है। जी ठीक है रजनीश, आप हमारे साथ बने रहें, अगली खबर पर भी हम आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। तो अगली बड़ी और अहम जानकारी ये भी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। एक और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की ही राजनीति से जुड़ी हुई, क्योंकि आप देखें कि अब मुख्तार अंसारी का टिकट मायावती की तरफ से काट दिया गया है और ये बहुत बड़ी खबर है। मायावती ने मुख्तार अंसारी के टिकट को काट दिया है, लेकिन इसके बाद अब जो चुनावी हलचल है वो उत्तर प्रदेश के अंदर तेज होती हुई नजर आ रही है। वो कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आप जान लें, मायावती ने मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। माफिया और गुंडों की बीएसपी में कोई जगह नहीं है, ये बात कही गई है। इसके अलावा भीम राजभर को मऊ से प्रत्याशी बना दिया गया है मुख्तार अंसारी की जगह पर। लेकिन मायावती ने जो ट्वीट किया उस पर ओवैसी की तरफ से भी एक बड़ा दांव खेला गया है। मुख्तार अंसारी को अब ओवैसी ने न्योता दे दिया है और एआईएमआईएम से टिकट का ऑफर ओवैसी ने दिया है। संयुक्त भागीदारी संकल्प मोर्चा के पार्टनर हैं असदुद्दीन ओवैसी, और अगर ऐसे में वो ऑफर दे रहे हैं मुख्तार अंसारी को, तो आप देखें कि इसका जो इम्पैक्ट है उत्तर प्रदेश की राजनीति में निश्चित तौर पर बहुत गहरा होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक बड़ी जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रजनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, एक तरफ मायावती टिकट काटती है तो दूसरी तरफ ऑफर हो जाता है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, ओवैसी कुछ दिन पहले कहे थे कि जिसका नाम राम और महेश होगा, अगर उस पर आईपीसी सीआरपीसी की जितनी भी बड़ी धारा होगी वो अपराध भी नहीं होगा। अगर उसका नाम मुख्तार और अतीक होगा तो वो समाज का अपराधी हो जाएगा, सरकार उसके घर पे बुलडोजर चलाएगी। ये बयान देकर उन्होंने मैसेज दिया था और उसी दिन उन्होंने अतीक की पत्नी को पार्टी में शामिल कराया था। रही बात मुख्तार अंसारी को बाहर करने की, तो मैं आपको बता दूं कि जो 2009 में इलेक्शन हुआ था वो उस समय मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ कैंडिडेट मुख्तार अंसारी को ही इनके पार्टी ने बनाया था। इनके भाई अभी लोकसभा के सांसद है बीएसपी से, और ये मऊ से बसपा के प्रत्याशी, तब प्रत्याशी जब समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया था और ये लोग कौमी एकता दल का अपने पार्टी में विलय किए थे। रही बात मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिनको इन्होंने कैंडिडेट बनाया है, वो राजभर को, भीम राजभर, माना जाता है कि राजभर में इनकी अच्छी पकड़ है और ओम प्रकाश राजभर का ऑप्शन सारे राजनीतिक दल खोज रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी अनिल राजभर को प्रमोट कर रही है और मायावती को भी लग रहा है कभी किसी जमाने में इनके वोट बैंक रहे हैं राजभर, वो राम अचल राजभर को बाहर कर दी है। वो जो सुखदेव राजभर विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके लड़का सपा ज्वाइन कर लिया है। तो मायावती को लगता है कि जब तक राजभर का मजबूत चेहरा हमारे पास नहीं होगा, कुछ उसकी क्षमता नहीं होगी वोट प्रतिशत बढ़ाने की, तो सारा मामला वहीं का वहीं रह जाएगा। क्योंकि केवल जाटों और दलित के समीकरण से हमारी वापसी उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती। तो भीम राजभर को मजबूत माना जाता है। वो चुनाव भी लड़ चुके, एक बार वो 5000 से लगभग चुनाव हारे भी थे। तो वो मुख्तार नहीं, लेकिन इसको कैसे देखेंगे, खासतौर से मऊ के लिहाज से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें? एक तरफ मुख्तार अंसारी जो कि बसपा से लड़ते हैं चुनाव, अब उनको मायावती ने कहा कि गुंडों की कोई जगह हमारी पार्टी के अंदर नहीं, अपराधियों की कोई जगह नहीं। भीम राजभर को वहां से उतार रही क्योंकि राजभर वोट उनके कहीं जहन में चल रहा है। लेकिन मुख्तार अंसारी को जो ऑफर किया जा रहा है एआईएमआईएम की तरफ से, क्या आपको लग रहा है कि ये दिलचस्प बना देगा, कम से कम अगर मऊ के लिहाज से हम लोग इसको समझने की कोशिश करें? देखिए, अगर मऊ के लिहाज से, मऊ का जो स्थानीय समीकरण है मुस्लिम बहुल है, लेकिन राजभरों की बड़ी तादाद है। क्योंकि ग्राम मऊ के जो क्षेत्र लगते हैं मऊ शहर तक ही सीमित नहीं होते हैं, उसमें ग्रामीण अंचल भी आते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि 2012 में जो चुनाव हुआ था, भीम राजभर चुनाव हारे थे, सेकेंड विनर रहे थे। वहां मुख्तार अंसारी मात्र 5000 वोटों के चुनाव के अंतर से चुनाव जीते थे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने वहां कैंडिडेट जो था वो कैंडिडेट उस हिसाब से नहीं था जिस हिसाब से लोगों ने कल्पना किया था। और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा था। तो हमेशा से लड़ाई रही है, ऐसा नहीं रहा कि मुख्तार अंसारी को चुनाव पार्टी लड़ाई है और जीत का मार्जिन उनका 30,000 40,000 रहा हो। जीत का अंतर 10,000 के अंतर ही रहता है। तो पार्टियों को लगता है कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन का मामला अगर सेट कर दिया जाए, लगता है कि वहाँ देखिए पूरा खेल पोलराइजेशन पे होता है कि लगता है कि मुख्तार के अंसारी के खिलाफ कौन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। जो जाएगा उनके अपोजिशन का वोट जाता है, वो लड़ाई खड़ा कर देता है। तो मायावती को लग रहा है कि जातीय समीकरण के हिसाब से भीमराज भर उस फ्रेम में फिट बैठेंगे। जी
चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि अब देखना यह है कि अब सियासी उलटफेर जो हो रहे हैं इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इस तरीके के उलटफेर आपको देखने को मिलेंगे। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आजम खान को बड़ा झटका लगा है। रामपुर से बड़ी जानकारी है, आजम खान को बड़ा झटका। सपा सांसद आजम खान, बड़ा झटका आजम खान को लगा है। जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर एक नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें नायब तहसीलदार की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया है। 70 हेक्टेयर जमीन को लेकर के ये नोटिस लगाया गया है और अब जल्द ही अपने कब्जे में प्रशासन ये जमीन ले लेगा। तो जौहर यूनिवर्सिटी जिसके साथ ही आप देख रहे हैं कि आजम खान का पुराना नाता विवादों का रहा है और इसी के चलते कई आरोप लगते रहे आजम खान के ऊपर, लेकिन अब एक बार फिर से 70 हेक्टेयर जमीन को लेकर के ये नोटिस तहसीलदार की तरफ से चस्पा किया गया है। जाहिर बात है कि आजम खान के लिए एक बड़ा झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ओमपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओमपाल, 70 हेक्टेयर जमीन को लेकर के एक नोटिस चस्पा किया गया है जौहर यूनिवर्सिटी पर, क्या कुछ ये पूरा मामला? लेकिन जब यूपी में भाजपा की सरकार ने, यानी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की कुर्सी पर बैठने से पहले ये बात कही थी कि कोई शख्स या शख्सियत कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर जांच की आंच उस पर आएगी तो बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह रही कि जब यहाँ पर 26 किसानों ने एक शिकायत की थी कि हमारी जमीनों को सांसद आजम खान ने जबरदस्ती कब्जा लिया, हमारी रजिस्ट्री करवा ली और उनको पैसा नहीं दिया गया। इन्हीं सब चीजों की तत्कालीन डीएम एसडीएम रहे पीपी तिवारी ने जांच करके डीएम को रिपोर्ट सौंपी। डीएम की रिपोर्ट पर एडीएम जगदम्बा प्रसाद की अदालत में पूरा प्रकरण चला और एडीएम साहब की अदालत से उन 26 किसानों को राहत मिली। लेकिन आजम खान के लिए आफत बन गई और आजम खान साहब उसी आदेश को लेकर प्रयागराज हाईकोर्ट गए। प्रयागराज हाईकोर्ट से जब झटका लगा तब आजम खान के पैरों के तलों से जमीन नहीं बल्कि उनके जौहर विश्वविद्यालय से जमीन निकल गई। अब आप समझिए कि प्रयागराज हाईकोर्ट ने 4 दिन पहले आदेश किया था कि एडीएम का ही आदेश सही माना जाए, तो उसी को फॉलो करवाने के लिए रामपुर के जिला अधिकारी रविंद्र सिंह मादड़ जी ने राजस्व की एक टीम को कल वहां पर भेजा था। दिन भर वहां पर जो टीम वहां पर पहुंची थी तहसीलदार के नेतृत्व में, तो तहसीलदार ने वहां पर जाकर वाइस चांसलर से बात की और कहा कि इस एक कागज पर दस्तखत कर दीजिए। दरअसल उस जमीन को बेदखल करना है, आजम खान साहब के कब्जे में जो जमीन है उसी को बेदखल करना है। तो वाइस चांसलर ने यह कहकर मना कर दिया कि हम तो यहाँ पर सर्विस करते हैं, नौकरी करने आए हैं, हम साइन नहीं करेंगे। तो 2 गवाहों की मौजूदगी में इन सब बातों को कहा गया और तहसीलदार ने ये बात हमको भी बताई और उन सब चीजों को लेकर तहसीलदार ने कहा था कि आगे की हम कार्रवाई करेंगे, जो आदेश है उसका पालन हर हाल में होगा और उसी को पालन कराने के लिए देर शाम नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने भी देखा कल जब तहसीलदार की टीम पहुंची थी तो साइन करने से इनकार किया गया। जो हवाला आप दे रहे हैं कल ये अधिकारी की तरफ से भी, वहां के वीसी की तरफ से भी ये बात कही गई थी, लेकिन इसमें पक्ष आजम खान का क्या है? क्या वो इस विषय को लेकर के कुछ कह पा रही हैं? उनकी तरफ से कोई रिएक्शन इसको लेकर के दिया गया? क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के इसके पहले भी बहुत सारे सवाल उठते रहे और अब तो नोटिस बाकायदा चस्पा हो गया 70 हेक्टेयर जमीन को लेकर के, तो इस पर कुछ रिएक्शन उस साइड से आजम खान की तरफ से या उनकी तरफ से कुछ कहा गया हो? आजम खान साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम तो जेल में बंद है, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भले ही घर पर हैं, लेकिन वो फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। लेकिन फिर भी आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक बैठक की है रामपुर में। जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं अखिलेश कुमार जी, तमाम सारी चीजें अब पार्टी कार्यालय में, उन्होंने मीडिया को तो दूर रखा है, हम उनसे पूछेंगे कि आज क्या चीजें चली हैं, क्योंकि इन सब चीजों को लेकर जो प्रशासन है वो तो उसको फॉलो कराने जा रहा है, जो अधिकार है, जो हाईकोर्ट से अधिकार हुआ, आदेश हुआ है उसको फॉलो कराने जा रहा है। तो अब समाजवादी पार्टी के कौन नेता, क्योंकि बड़े नेता तो अखिलेश जी भी हैं, मुलायम सिंह भी हैं और भी बड़ी पार्टी के नेता हैं। आजम खान तो सबके लिए आगे आ जाते थे, लेकिन अब उनके जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए कौन बड़े स्तर पर उनकी मदद के लिए आगे आ रहा है? और खुद आजम खान साहब क्या इन सब चीजों से निपटने के लिए अभी उनके पास एक विकल्प भी बाकी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या वो सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे या फिर हाईकोर्ट का पालन कराने में प्रशासन और शासन कामयाब हो जाएगा? जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं वहां पर पढ़ रही हैं, वो काफी परेशान है। कल भी हमने उनसे बात की थी, वो कह रहे थे कि सरकार को तो चाहिए कि यूनिवर्सिटी बंद नहीं करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी को चालू रखना चाहिए, लेकिन अब सरकार के लिए गर्म दूध की तरह है, ना तो वो गल सकती ना निगल सकती, क्योंकि एक तरफ प्रयागराज हाईकोर्ट का आदेश है और दूसरी तरफ वो बच्चे, जो छात्र छात्राएं हमको बयां कर रहे हैं सारी चीजें। तो अब तो सरकार को देखना है कि सरकार को क्या करना है।
सरकार के लिए ये आदेश हाईकोर्ट का गर्म दूध की तरह बना हुआ है कि उधर आदेश का पालन भी करना है, इधर तमाम सारे छात्रों का नहीं, ठीक है भविष्य भी रामपुर, देखना है। लेकिन ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है वो कार्रवाई तो निश्चित तौर पे यहाँ पे सुनिश्चित हो रही है ओमपाल, लेकिन एक चीज थोड़ा सा और बताएंगे, 70 हेक्टेयर जमीन को लेकर के विवाद असल में है क्या? क्यों ये जो पूरा मामला है ये राजनीति में भी हम लोग को उलझता हुआ दिख रहा है? क्योंकि हाईकोर्ट ने तो अपना जो फैसला है वो दे दिया कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये विवाद शुरू कैसे हुआ और क्या इस विवाद के पीछे की जो असल वजह है उसको भी थोड़ा सा समझाएं हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, देखिए जब यूनिवर्सिटी की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पर आकर की और उसके बाद जब उनकी सरकार आई तब उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य बनाया शिक्षा जगत में। तो तमाम सारी चक्रोट की जमीन, किसानों की जमीन, नदी की जमीन, शत्रु संपत्ति, तो इस तरह से ग्राम समाज की भी जमीन है और तमाम सारी जमीनों को लेकर पहले भी शिकायतें हुई, मायावती शासनकाल में भी शिकायतें हुई, लेकिन इस बार जब शिकायतें हुई तो उन शिकायतों में जो तत्कालीन एसडीएम रहे थे वो सारे आरोप आजम खान पर जो लगे वो सही पाए गए और उन्हीं सब चीजों को लेकर पीपी तिवारी जो एसडीएम हुआ करते थे उन्होंने डीएम को रिपोर्ट सौंपी और उसी डीएम पर रिपोर्ट पर एडीएम की अदालत में केस चला। एडीएम जगदम्बा प्रसाद ने भी उनकी बात को सही मानते हुए आदेश दिया कि ये आजम खान साहब ने जबरदस्ती तरह से नदी की जमीन पर कब्जा, शत्रु संपत्ति की जमीन पर कब्जा, नहर की जमीन पर कब्जा और कोसी नदी की जमीन पर कब्जा, ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा और बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं दिया गया, जबरदस्ती जमीन लिखवा ली। हालांकि बहुत सारे लोगों को पैसा भी दिया गया है। जब आजम खान साहब मिले हैं ये बात उन्होंने भी कही है और तमाम ऐसे किसान भी हैं जो आज भी हमको ये बात बताते हैं कि हमको पैसा मिला है। उसमें चंद किसान हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमको पैसा नहीं मिला है। बहरहाल अब मामला तो कोर्ट में गया और कोर्ट का जो आदेश हुआ है वो सरकार को पालन कराना है। अब सरकार के सामने ये आदेश बिल्कुल गर्म दूध की तरह बना हुआ है क्योंकि एक तरफ तो हाई कोर्ट का, क्योंकि सरकार हाई कोर्ट से ऊपर तो नहीं हो सकती, सरकारें तो बनती और बिगड़ती रहती हैं, तो एक तरफ तो हाई कोर्ट के आदेश का पालन सरकार को कराना है और दूसरी तरफ बिल्कुल ओमपाल, अब देखते हैं कि सरकार इसको कैसे एग्जीक्यूट करवाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर डेंगू और वायरल बुखार का कहर लगातार जारी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद अब सेंट्रल यूपी से होते होते पूर्वांचल तक भी इसकी जो दस्तक है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी है, यूपी में डेंगू और वायरल बुखार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी के अंदर भी अब मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि सेंट्रल यूपी से लेकर के पूर्वांचल तक आप देखें कि डेंगू और वायरल बुखार ये लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। वाराणसी के अंदर, प्रयागराज के अंदर, कानपुर के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बुखार के सैंपल में डेंगू का D2 स्ट्रेन मिला है जिसकी पुष्टि खुद ICMR की तरफ से की गई है। फिरोजाबाद में भी डेंगू, वायरल और बुखार से सबसे ज्यादा मौत रिपोर्ट की गई है। सीएम ने डीएम और पुलिस कमिश्नर को अब इसको लेकर के निर्देश दिया है। बुखार प्रभावित इलाकों में कैंप लगाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इसी पर बातचीत करते हैं। निकिता अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रही हैं जानकारी के साथ। निकिता, लगातार वायरल और डेंगू का कहर बरकरार है, इस समय क्या अपडेट है, क्या स्थिति? बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब डेंगू का जो कहर है वो लगातार बरकरार है। राजधानी लखनऊ की बात करूं तो आज फिर से 8 मामले आए हैं। कल सबसे हाईएस्ट 11 मामले रिकॉर्ड किए गए थे और आज 8 मामलों के साथ आपको बताना चाहूंगी कि टोटल 103 जो लोग हैं वो डेंगू से पीड़ित हैं और लगातार हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं। जितने भी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, लगातार जो मरीज हैं ओपीडीज भर रही है। तो बिल्कुल ये खतरे वाली बात जरूर है क्योंकि जो इसका D2 स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है और ये लगातार जो आपके प्लेटलेट्स हैं उनको प्रभावित कर रहा है। तो ये एक सबसे ज्यादा चिंता वाली बात जरूर बनी है। एक तरफ जहाँ पर मैं बात करूँ स्वास्थ्य विभाग की, हॉस्पिटल्स की, तो वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ पर बेड्स हैं और लगातार प्रॉपर इलाज मिल रहा है, लेकिन लगातार जिस तरीके से एडमिट हो रहे हैं उसके सैंपल्स भेजे गए हैं। सैंपल्स निकिता, थोड़ा व्यवस्थाओं के बारे में बताएं, क्योंकि कल भी आपने स्वास्थ्य मंत्री के साथ बातचीत की थी। जयप्रताप सिंह ने खुद इस बात को कहा था कि हम लोग सारी चीजों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के भी निर्देश से भी मैं आपसे समझना चाहूं तो क्या? देखिए, जिस तरीके से आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री का भी यही कहना है कि लगातार जो इंतजाम है वो किए गए हैं। बेड्स के जो बेड्स हैं उनको बढ़ाया गया है
और ऐसे में अगर मैं बात करूं नगर निगम की, तो उनकी भी अहम पहल है कि वो हर जगह जो एंजिलावा मेडिसिन है वो छिड़काव कर रहे हैं। फिर लखनऊ में अगर फैजुल्लागंज की बात करूं तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो जल भराव है इसकी दिक्कतें हैं। मोस्टली जो एरियाज हैं, जो घर है वहां पर लोलैंड्स पे हैं, तो जो लगातार पानी भरता है ये समस्या से लोग जूझ रहे हैं। उन्हीं पानी के बीच में लोगों को निकलना पड़ रहा है। तो ये एक सबसे चिंता वाला विषय जरूर बना है, क्योंकि वहां पर जो लगातार सीवर है, जो लाइंस हैं वो चोक हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि वो पानी स्टिल है और वहां पर जो मच्छर है वो पनपते हैं, जो जानवर है वो जा रहे हैं और उन्हीं के बीच से निकलना पड़ रहा है। तो ये बच्चों को सबसे ज्यादा घातक है। वहां पर जितने भी छोटे बच्चे हैं वो लगातार बीमार चल रहे हैं। तो नगर निगम उतनी तरीके से, आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से नगर निगम को अभी एक्टिव होना चाहिए वो नहीं है, तभी लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं लखनऊ में। क्योंकि ये भी बात है कि ये मानसून का टाइम है, बारिशों का टाइम है और हर साल इस समय डेंगू का जो बुखार है वो पनपता है। तो ऐसे में अभी नगर निगम उस तरीके से जो काम करना चाहिए अभी वहां कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। लेकिन अगर मैं स्वास्थ्य मंत्री की बात करूं तो वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि बेड्स की फिलहाल अवेलेबिलिटी है और जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी मरीज आ रहे हैं, उनको बेहतर से बेहतर चलिए इलाज निकिता, प्रोवाइड फिलहाल किया के लिए जाए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि अब देखना यह है कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, खासतौर से स्वास्थ्य विभाग की, वो किस तरीके से और बेहतर तरीके से काम करती हैं। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।